हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या क्या बताए थे, सारी प्रॉपर्टीज बता दी है। उसके बाद मैंने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता दिया, एडजॉइंट का बता चुकी हूँ। आज मैं उसी के आगे के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक तो 2x2 ऑर्डर का ले रही हूँ, एक में किसका लूंगी, 3x3 ऑर्डर का लूंगी। सबसे फर्स्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है 2x2 ऑर्डर की कंडीशन का, तो निकाला वी हैव। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली वैल्यू फाइंड करनी है कोफैक्टर, तो हम निकालेंगे C11। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो वैल्यू कितनी है, ये 4 है ये। अब इसको लिखते समय वैल्यू ध्यान रखना है -1 की पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो 4 आया। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है 4। फिर हमने निकाला है C12। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। पर इसमें भी ऐसे ही लिखोगे -1 की पावर 1 + 2, मतलब -1 की पावर 3 × 3 आ रहा है। इसका मतलब है आपका आंसर आ गया -3। फिर आ रहा है C21। ठीक है, आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ रहे हैं, 2 आएगा। अब इसमें भी लिखोगे -1 की पावर 2 + 1 यानी 2, मतलब इसका आंसर आ रहा है -2। अब आ रहा है C22। C2 यानी -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 1 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। एडजॉइंट निकालना है। सबसे फर्स्ट इसको हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। वैल्यू कितनी आ गई है, कैसे करते हैं, C11 C12 C21 C22, और बाद में इसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। अब इसमें वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, C11 की कितनी है, 4 हो गई, इसकी -3 आ गई, इसकी -2 और 1, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या निकल गई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गई है 4 -3 -2 और 1। ये आपका आंसर हो गया है। एक बार फिर बता रही हूँ, 2x2 ऑर्डर में सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या निकाला है, कोफैक्टर फाइंड किया है 4, फिर निकला है -3 -2 और 1 निकला है। इसको अरेंज कर दिया इस फॉर्म से, इसका ट्रांसपोज करा तो ये आपका क्या निकल गया है, एडजॉइंट फाइंड हो गया है। अब इसी फॉर्म में मैं सेकेंड क्वेश्चन इसका यूज करूंगी 3x3 ऑर्डर का। ये क्या है, थोड़ा बड़ा है, 2x2 ऑर्डर के सम क्या है, थोड़े छोटे हैं, पर फॉर्म सॉल्व करने की तो सेम एज इट इज ही प्रोसेस इसके अंदर दे रखी है। आप देखिए इसमें भी कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 3x3 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के आपके पास कोफैक्टर निकलेंगे, 9 कोफैक्टर फाइंड होंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपने इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन का फॉर्म देखो, इसको लिखा मैंने वी हैव। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, या तो आप इसको ए मैट्रिक्स एज्यूम भी कर सकते हो, इस टाइप से भी यूज कर सकते हो कि लेट A इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स किया, A 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1 किया, ये कर दिया। अब इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए C11। ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, इसको इस टाइप से लिखेंगे। अब ये लिखो, या फिर आपको ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करते आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा। ठीक है, 3 × 1 कितना होता है, 3 3 -0, आपका फॉर्म कितना आया है, 3 का फॉर्म डिफाइंड हो गया। C12 का मतलब हो गया -1 की पावर 1 + 2। अब इसको भी देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ा, 2 × 1 कितना होता है, 2, 5 × -2 होगा, प्लस का 10 हो गया। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई है, -12 आ गई है। अब निकाला है C13, -1 की पावर 1 + 3, इसको सॉल्व करा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा, 0 + 6। अब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई। ये C11 C12 और C13 की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी टाइप से आप वैल्यू निकालोगे, C21 की निकालोगे। C21 का मतलब होता है, ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा है, इसको और इसको छोड़ दिया, फिर बचा ये -1 और 0, ये लिख रहा है -1 और 0, इसका भी सेम अरेंजमेंट, -1 की पावर 2 + 1। अब ये माइनस है और -1 की पावर के
कितनी होती है 3, तो आंसर कितना आएगा +1 आ गया। C22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा 1 + 4, 1 + 4, इसका भी अरेंजमेंट यही करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, मतलब इसका फॉर्म आ गया है 5 आ गया है। फिर लिखा C23 -1 की पावर 2 + 3। अब इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 0 और माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 का साइन किसका होता है माइनस का, 0 - 2 हो जाएगा। अब इसका फॉर्म कितना आ गया है, ये माइनस हो गया प्लस, ये फॉर्म किसका निकल गया C23 की वैल्यू निकल गई है। आगे निकालेंगे 31 की। 31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमने हटा दिया, थर्ड रो में ये हो गया फर्स्ट कॉलम -5 और माइनस का 6 हो गया। इसका अरेंजमेंट -1 की पावर 3 + 1 करा है, तो ये हो गया -1 की पावर 4 हो गई, ये हो गया -11। आंसर कितना आ गया -11 आ गया। फिर हमने आगे निकाला 32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, किसका निकाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम का निकाला है। अभी थर्ड रो सेकेंड कॉलम निकला तो 5 + 4 हो गया, ये हो गया 5 + 4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई -1 की पावर 3 + 2 का फॉर्म बन गया, मतलब -1 की पावर तो 5 हो गया, ये 9, तो आंसर हो गया -9। 33 यानी -1 की पावर 3 + 3 हो गया। अब इस फॉर्म में भी देखो, ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम निकाला है, तो ये हो गया 3 - का 2, 3 - का 2 होता है 1 का फॉर्म। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ए मैट्रिक्स में अरेंज करके इसको एडजॉइंट निकालना है, तो वैल्यू कितनी आ गई, C11 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये हो गया 3 - 12 और 6 हो गया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू कितनी 152, फिर -11 -9 और 1 हो गया। अब इसका मैंने ट्रांसपोज करना है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकलेगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड होगी। ट्रांसपोज किया, ये हो गया मेरे पास 3 - 12 6 152 -11 -9 और 1 की वैल्यू फाइंड हो गई, ये आपका आंसर निकला है। अब 2 और 3 में इतना ही ध्यान रखना है, निकालने की तो आपके पास सेम प्रोसेस है, बस वैल्यू का अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको इनवर्स फाइंड करने का। जब मैं इनवर्स फाइंड करने का बता रही हूँ तो इसमें आपको कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको एडजॉइंट के बताए हैं, ये वापस आपके पास रिपीट हो जाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में लगभग एडजॉइंट और कोफैक्टर तो आप निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस में आते जाएंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर इसका भी देखिए, फर्स्ट क्या निकल रहा है, ये फॉर्म है, इसको हमने एज्यूम किया लेट a = 2 - 2 4 और 3। सबसे पहले मैं इसको निकालूंगी डिटरमिनेट a। डिटरमिनेट इसलिए निकालूंगी क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला बताया था A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेट A। यदि डिटरमिनेट A नॉन सिंगुलर आता है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आता है, तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज 0 आ गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया 2 - 2 4 और 3 आ गया। इसको सॉल्व करा, 3 × 2 हो गया 6, 4 2 8 प्लस का हो गया। अब देखो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, 14 तो 14 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो गया, डिटरमिनेट A की वैल्यू नॉन सिंगुलर निकल गई। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर। पहले हमने C11 के निकाले, अब C11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो 3 आ गया, -1 की पावर 1 + 1 3, आंसर 3 आ गया। C12 निकाला मैंने, -1 की पावर 1 + 2 निकाला। अब क्या है, ये भी हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा -4। C21 निकाला मैंने, -1 की पावर 2 + 1 निकाला। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस कितना होगा प्लस का 2 हो जाएगा। C22 निकाला है, -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकाल दिया है, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपका आंसर कितना आएगा 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके पास जो फॉर्म बन रखा है वो कितना है 3 है, एक तो -4 है, 2 है और 2 है, ठीक है। अब आपको इसको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकाला हो गया है 3 - का 4 2 और 2 निकल गया।
ठीक, अब आपको सिंपल निकालना है इसमें इनवर्स। देखो ये तो रिपीट हो रही है प्रोसेस। इनवर्स निकाला, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी निकली 14, इसको लिखेंगे 1/14, ठीक। और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी लिखोगे 3, 2 -4 और 2, ये आपका हो गया आंसर। बस यही फॉर्म है, कुछ भी इसमें वैल्यू स्पेशल नहीं है। ये वैल्यू आपने निकाली कोफैक्टर, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, तो इनवर्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 2 × 2 ऑर्डर का क्वेश्चन। अब इसी का में 3 × 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है। आप देखा जाए तो वही चीज रिपीट ही हो रही है, जिसमें आपको कोफैक्टर और वो सब कुछ निकालना है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए दे रखे हैं, तो आप इनवर्स इस टाइप से निकालोगे, इजीली हो जाएगा। एक एलिमेंट्री के थ्रू इनवर्स निकालना बताया था, और एक किसके थ्रू बता रही हूँ इनवर्स निकालना में, डिटर्मिनेंट में। एक मैट्रिक्स हो गया तो एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको भी एज्यूम कर लो, लेट ए इक्वल टू, हमने एज्यूम करा है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये हो गया आपका फॉर्म डिफाइंड हो गया। अब इसमें भी सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। यदि डिटर्मिनेंट ए आपने इजीली निकाल दिया और यदि वो 0 नहीं आया, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। वी हैव डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए ने वही एक्सपेंड करने की प्रोसेस है, 1 5 2 10 -0 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 0 -0 हो गया, ठीक है। प्लस का 3 हो गया, 0 -0 आ गया। आंसर कितना आ गया 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसके अंदर 10 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर गई है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर यानी C11 निकालेंगे। C11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 10 -0, तो ये हो गया 10। अब मैं ये लिख के नहीं बता रही हूँ कि -1 की पावर 1 + 1 कितना होता है, ये आपको पता चल गया है। C12 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस की कैटेगरी में 1 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 हो गया। 2 1 देखो, 2 1 का मतलब हो गया, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, ये हो गया 10 और 0। अब कितना हो गया, ये माइनस का 10 हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है। अब C22 लिखा, ये लिखा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया 5। फिर 2 3 लिखा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम लिया है, 0 आ गया। ये अड़िया आपके पास, ये वैल्यू हमने हटा दी। अब हम जा रहे हैं थर्ड रो के फॉर्म पे जा रही है, थर्ड रो मैंने हटा दी। थर्ड रो है 3 1 की कैटेगरी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया 8, 8 माइनस के 6 हो गया। अब ये हो गया 8 माइनस का 6, 8 माइनस का 6 होता है 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 का फॉर्म। अब 3 2 लिख दिया। थर्ड रो सेकंड कॉलम लिया, 4 लिया, तो ये माइनस का 4 हो गया। 3 3 लिखा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखा, तो ये 2। ये देखिए मेरा कितना निकल गया है, आराम से सारे कोफैक्टर निकल गए हैं। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अरेंज का फॉर्म कितना आ रहा है, ये आ गया है 10 0 0, ये हो गया माइनस का 10, ये 5 और ये कितनी आ गई वैल्यू में 0, ये 2, ये माइनस का 4 और ये 2 निकाला। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। इसकी वैल्यू आ गई 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 निकला, ठीक है। अब मेरे को निकालना है सिंपल इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 1/10 लिखा, ये 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो 1/10 का इंटू कर दो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी में आपको इनवर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से बता दिए हैं। अब आगे जितने क्वेश्चन है आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगला टाइप देखो, इसमें भी इनवर्स फाइंड करना है पर फॉर्म अलग है। इफ a इक्वल टू 3 1 -1 2 है, शो दैट, आपको पहले ये शो करना है, उसके बाद आपको इनवर्स फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट आपने क्या करा है, इसको निकालने के लिए पहले करेंगे, फिर इनवर्स के लिए हम यूज करेंगे। फिर लिखा वी हैव a स्क्वायर इक्वल टू a
इंटू ए निकाला मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2 है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 3 1 -1 2 है। पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ये देखो रो इंटू कॉलम की कैटेगरी। 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये माइनस और ये प्लस का 1 माइनस का 1, बीच में साइन माइनस होती है तो माइनस माइनस कितना हो गया। आपकी बीच की साइन किस में होती है, इसमें तो प्लस होती है ना, तो ये फॉर्म कन्वर्ट होगा माइनस में। फिर हो गया ये माइनस का 3, ये कितना हो गया है माइनस का 2 हो गया। फिर अब इस टाइप से इसमें जाओ 1 इंटू 3 आ गया और प्लस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 4 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है 8 आ गई, माइनस का 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 3 का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकली है। आपको प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 8 5 -5 3, ठीक है। -5 ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 1 -1 2 है 7। आई मतलब आइडेंटिटीज वाला ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अब 10 बार बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व कर रहा है, ये हो गया 8, ठीक है। अब माइनस का ये हो गया 15 और ये प्लस का 7 हो गया, इसको लिखा है 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 0 हो गया, ठीक। ये माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया और ये आ गया 0 की कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया आपके पास 3, ये माइनस का 10 हो गया, ये हो गया प्लस का 7। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होता है 8 प्लस 7 होता है 15, 15 माइनस 15 हो गया, ये हो गया -5 प्लस 5 हो गया, ये 5 माइनस 5 हो गया, ये हो गया है 10 माइनस 10 हो गया। मतलब आपके पास कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट हुआ 0 0 0 0, ये हो गया आपके पास, इसको कहते हैं हेंस प्रूफ की कैटेगरी, ठीक है। ये आपके पास 0 की कैटेगरी में आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर में इजीली पूछे जा सकते हैं, जो 4 मार्क्स में आप उसको इंडिकेट कर सकते हो। ये छोटा है तब भी ये यदि पेपर का लेवल जिस टाइप से दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हो। अब देखो ये फॉर्म आपके पास दे रखा है, आपको इनवर्स फाइंड करना है, इसको आप अच्छे से देखिए क्योंकि इनवर्स फाइंड करने की एकदम अलग से मेथड हो गई है। इसमें क्या है, ये दे रखा है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ये थर्ड मेथड है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम अलग से स्पेसिफाई करें इसको, बस आपको इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, मल्टीप्लाई किया आपने ए इनवर्स बोथ साइड। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ए इनवर्स का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा, ये लिखा ए इनवर्स ए स्क्वायर 5a प्लस 7i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 का फॉर्म यूज किया। अब 0 से तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। अरेंजमेंट देखो ए स्क्वायर ए इनवर्स 5 ए इनवर्स ए आ गया प्लस 7i ए इनवर्स के फॉर्म में आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये कैटेगरी आपके पास अच्छे से दे रखी है। आगे का फॉर्म कितना बन रहा था, ए स्क्वायर ए इनवर्स का फॉर्म है, मतलब इनवर्स का मतलब कितना हो गया 1/a होता है, सिंपल फॉर्म। ए इनवर्स है 1/a लिखते हैं, ए से ए कट गया तो बचा ये ए का फॉर्म। ये देखो ए इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल। 1 मतलब क्या होता है यूनिक मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होता है। ये हो गया 5i की कैटेगरी यूज हो गई है। अब इधर देखो ये हो गया है 7a इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया है 0 का फॉर्म यूज हो रहा है। अच्छे से ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन है जहां आपको 0 प्रूव करना है और इनवर्स फाइंड करना होता है, तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स का, उसके बाद इस टाइप से अरेंज करते हैं। ये याद रखना ए इनवर्स और ए की वैल्यू 1 होती है। 1 है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं आइडेंटिटीज मैट्रिक्स भी कहा जाता है, तो आई लिख दिया। 1 के साथ किसी का भी इंटू करोगे तो वही वैल्यू आएगी। अब आपका अरेंजमेंट देखो, ये हो गया 7a इनवर्स इक्वल टू -a प्लस 5i हो गया। अब 7a इनवर्स तो एज इट इज लिखा है, माइनस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 1 -1 और 2 के फॉर्म में, प्लस 5i की वैल्यू 1 0 0 1 के फॉर्म में दे दी। 7a इनवर्स इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लेना
ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, 7a इनवर्स इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, ये 2 हो गई, ये -1 आ गई, ये 1 हो गई और ये 3 हो गया। मतलब आपके पास फाइनल आंसर हो गया 1/7। ठीक, और वैल्यू कितनी आ गई है, 2 -1 1 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सम में आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके 0 प्रूव करना है, ये तो आप पहले भी कर चुके हो। बस यहाँ पर आपको a इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है कि a स्क्वायर की जगह यदि a क्यूब हो तो भी आप कर सकते हो। सिंपल फॉर्म में a स्क्वायर है तो ये a के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि यही फॉर्म क्यूब की कंडीशन में दे रखा है, उसको देखो, सिर्फ फॉर्म बता रही हूँ मैं, अच्छे से सिर्फ देख लो। इसका मतलब है जैसे a क्यूब, तो a क्यूब में आप यदि a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी टाइप से a स्क्वायर में करोगे तो a का हो जाएगा, a में करोगे तो i का हो जाएगा, i के साथ करोगे तो a इनवर्स की कैटेगरी आ जाएगी। सिर्फ इसमें इतनी ही वैल्यू ध्यान रखना है, बाकी आपके पास सारा फॉर्म क्या दे रखा है, सेम कैटेगरी में दे रखा है। अब देखिए मैंने आपको क्या निकालना सिखाया है, एक तो एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, इनवर्स निकालना सिखा दिया, एक दूसरा वाला इनवर्स भी फाइंड करना सिखा दिया है। मतलब मैंने आपको 3 टाइप के इनवर्स फाइंड करना सिखाया है। अब आप जितना चाहे उसके क्वेश्चन में आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में दे दूंगी, तो आप जितना चाहे उसको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। अब इसी में देखो एमसीक्यू बता देती हूँ क्या फॉर्म दे रखा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का किस टाइप से बन सकता है कि लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटरमिनेट में एडजॉइंट ए इज इक्वल, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, तो इसका फॉर्म का आंसर कितना आएगा, ये वाला कैटेगरी देखो, और डिटरमिनेट ए का स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसमें जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन कितना आया, बी ऑप्शन आया। सेकेंड में देखो, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इनवर्स वाला फॉर्म है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, देन डिटरमिनेट ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटरमिनेट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/a, डिटरमिनेट a के इक्वल होगा। मतलब इसका भी ऑप्शन बी आएगा। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आई का फॉर्म लगा है, जिससे आप ये वाला फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आई वाला फॉर्म, इसमें लगती है a इंटू एडजॉइंट a वाली कैटेगरी वाला प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, ये एमसीक्यू का इस टाइप के क्वेश्चन बने जा सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप जैसे XYZ की वैल्यू आपने सॉल्व करना सीख रखी है ना, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना, सब्सटीट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना। अब इसको हम किसके थ्रू बता रहे हैं, डिटरमिनेट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स मैंने निकालना सिखा दिया है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेट a होता है। इसलिए जैसे आपके पास सपोज ये 3 इक्वेशन दे रखी है, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 ये क्या होता है, ये a मैट्रिक्स दे रखा है। b क्या होता है, जो इक्वल के इस पार्ट में दे रखा है, d1 d2 d3, और x क्या है, जो अननोन क्वांटिटी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है ने, x y z का फॉर्म दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, x इक्वल टू a इनवर्स b। इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के बाद इसका इनवर्स निकालेंगे। जो इनवर्स निकलेगा उसमें यदि हम b का मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x y z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अब देखिए मैंने आपको सोल्यूशन किसका बताया था, लीनियर इक्वेशन का बना रखा है। लीनियर इक्वेशन का क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, x y z थी। ठीक है, a इनवर्स तो आपको निकालना बता ही दिया था, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेट a, और b आपके पास जो भी दे रखा हो, इसे d1 d2 d3 लिखा था।
आप इसको निकाल के इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, y की निकल जाएगी और z की निकल जाएगी। एक फॉर्म ये होता है। एनसीईआरटी में आपके पास और फॉर्म दे रखा है, ये दे रखा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का फॉर्म दे रखा है। कौन सा दे रखा है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसका क्या फॉर्म होता है, ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए दे रखा हुआ है। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिस्टेंट के फॉर्म में दे रखे हुए हैं। ये क्या होता है? इफ ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू, यदि ये 0 आता है तो ये फॉर्म क्या होता है? कंसिस्टेंट के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की फॉर्म को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल रखते हैं, तब आप कुछ न कुछ तो वैल्यू आपके पास निकलेगी सर। जरूरी है कि डिटर्मिनेंट ए 0 ही निकले, नहीं निकल सकता है। मतलब नॉन सिंगुलर फॉर्म से भी इसको सॉल्व आ सकती है इसकी वैल्यू। सेकेंड होता है इनकंसिस्टेंट। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 and adjoint A into B is not equal to 0, then the system is a inconsistent. ये दो चीजें हैं, ध्यान रखने की चीजें। पहला, एडजॉइंट A into B यदि 0 के इक्वल आता है तो वो कंसिस्टेंट है, यदि वो 0 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट दे रखा हुआ है। अब आपको इसमें आगे जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा डिटर्मिनेंट का एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो मैं कल आपको पूरे वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगी। उसके बाद मैं एक वीडियो और बताऊंगी आपको जिसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लूंगी।